1970 का दशक। सोवियत संघ के एक प्रोफेशनल प्रोपेगेंडिस्ट यूरी ब्रेजनोव ने यूएसएसआर से डिफेक्ट करके अमेरिका में शरण ली। केजीबी ने जो पूरी दुनिया में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फैलाने के लिए भयावह तरीके ईजाद किए थे, ब्रेजनोव ने वो सारे राज दुनिया के सामने खोल दिए। उस प्रोसेस का नाम था आइडियोलॉजिकल सबवर्जन। सबवर्जन की बात भले ही 1970 में आई हो, पर उन टेक्निक्स का इस्तेमाल विश्व के कई साम्राज्य हजारों साल से करते आए हैं। ब्रिटिश साम्राज्य भी उनमें से एक था। इस्लामिक लुटेरों से कहीं ज्यादा शातिर ब्रिटिश ने 200 साल तक भारतीय को ही अपना एजेंट बनाकर उन पर शासन किया। लुटेरों के तो इरादे समझ में आते हैं, पर ये भारतीय कौन थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया? Use the phrase ideological subversion. What do they mean by it? Ideological subversion is the process to change the perception of reality to such an extent that despite of the abundance of information, no one is able to come to sensible conclusions. It's a great brainwashing process which goes very slow, and it's divided in 4 basic stages. The first one being demoralization. In case of religion, destroy it, ridicule it, replace it with various sects, cults, and taken away from the supreme purpose of religion, to keep people in touch with the supreme being. भारत के समाज की सबसे गहरी जड़ थी हिंदू धर्म। इस सबवर्जन प्रोजेक्ट में कंपनी के ऑफिसर्स ने देश के कोने कोने से क्राइम्स और स्थानीय कुरीतियों को खोज कर समूचे भारत में स्वीकृत हिंदू कुरीतियों के रूप में कंपाइल किया। सबसे पुराना हमें हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट मिलता है वो है मेगास्थनीज का लिखा हुआ, जिसे इंडिका कहते हैं। आज से 2300 वर्ष पहले लिखा था। उसमें वो बताते हैं कि यहाँ पर कैटेगराइजेशन है समाज की, और जो सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड है वो यहाँ के ब्राह्मण हैं, जिन्हें वो सोफिस्ट लिखते हैं। लेकिन वो साथ में एक बात बड़ी स्पष्ट लिखते हैं कि इस समाज में कोई भी चाहे तो ब्राह्मण बन सकता है, क्योंकि ब्राह्मण का जो जीवन है वो सबसे कठिन है। सैकड़ों किताबें लिखी गई जिन्हें इंडोलॉजी एक्सपर्ट्स आज एट्रोसिटी लिटरेचर कहते हैं। सती, देवदासी और ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की इसी प्रोजेक्ट के ऊपर थे। लैटिन और अंग्रेजी बोलने वालों ने मूल हिंदू ग्रंथों को गलत सहेजा। कंपनी के इंसाफों ने भारतीय सभ्यता को एक खिलौने की तरह ऊपर नीचे से घुमा कर देखा, समझने का नाटक किया और मास प्रिंटिंग के टेक्नोलॉजी से खूब भ्रांतियां फैलाई। Distract people attention from the real religious organizations with fake organizations. And it always starts with Ram Mohan Roy as the founding father of this neo-Hinduism. Ram Mohan Roy was an employee of the East India in Calcutta. In Calcutta. The allegation is that he started Hinduism with his own hodgepodge, what we call khichdi, a mixture. He started this thing, what today we would say is a muddled up sameness idea. The British had been talking all these things, but now for the first time is a very powerful, eminent, highly regarded, gentleman from India, an elite selling out. And he converted to the Unitarian Church. I mean, this is the typical sucking up to these guys, I'm so grateful, come and help us, we are not civilized, you please help us out and all that. Prototype Brownside. इस सबवर्जन में कंपनी को राजा राम मोहन जैसे कई उत्साही भूरे साहब मिले, जिन्हें आज की तरह ही मान्यता और सम्मान का लालच देकर अंग्रेजों ने इस्तेमाल किया। हाल ये था कि 1833 में राजा राम मोहन रॉय के निधन के बाद उन्हें ईसाई पद्धति से इंग्लैंड में दफनाया गया। There obviously in every society there are people who are against this society. The moment all these movements will be directed in one direction, right? This is the time to catch that movement and to continue it until the movement forces the whole society into collapse, into crisis. अगला निशाना बनी भारत में चली आ रही हजारों साल से जाति प्रथा और वन व्यवस्था। जब अंग्रेज भारत में आए तो 500 में से 400 से ज्यादा रियासतें शूद्र राजाओं की थी।
पर संवर्जन करने के लिए दरारों को और गहरा करना जरूरी था। गोरों ने वर्ण और जाति को कास्ट में बदल दिया, जबकि कास्ट एक स्पेनिश पोर्टुगीज कॉन्सेप्ट था, कास्टा। उन्होंने रवांडा में भी कास्ट सिस्टम क्रिएट कर दिया। अब वहाँ तो कोई ब्राह्मण नहीं थे। जब आप अंग्रेजों द्वारा स्थापित 1871 से बाद के सेंसस देखना शुरू करते हैं तो हर सेंसस कमिश्नर को ये एक्सप्लिसिट ऑर्डर्स थे कि तुमने इनको कास्ट में लिखना है, कास्ट को कैटेगराइज करके लिखना है। और जो लिख रहा है वो अपने आप रिपोर्ट्स भेजता था कि यहाँ के लोग इस कास्ट को नहीं मानते हैं, लेकिन ऊपर बैठा ब्यूरोक्रेट बोलता था कि लिखना, इसलिए यहाँ पर वर्ण को, जाति को, कुल परंपरा को, सबको कास्ट वर्ड में ढाल दिया गया। और आज हम उसी के गुलाम होके ऐसा मान लेते हैं कि हम सदा से ही कास्टिस्ट सोसाइटी रहे हैं। ब्राह्मण और क्षत्रियों को अत्याचारी, आर्यन, आक्रमणकारी बताकर उन्हीं के सर उस समय के दिक्कतों का दोष मढ़ दिया गया, जबकि इसकी असली वजह कंपनी की लूट और इस्लामिक काल की कुरीतियां थी। 1871 के क्रिमिनल एक्ट के तहत कई जातीय जन्मजात अपराधी घोषित हो गए। ऐसी पॉलिसीज और तेजी से घटते संसाधनों के बीच भारत का प्राचीन सामाजिक ढांचा ढहने लगा। Distract them from learning something which is constructive, pragmatic, efficient. Take away the initiative from people. Take away the responsibility from naturally established links between individuals, group of individuals and society at large, and replace them with artificially, bureaucratically controlled bodies. विलियम बेंटिक ने 1835 में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट लाकर भारतीय शिक्षा और गुरु शिष्य परंपरा का अंत भी शुरू कर दिया। मैकॉले के चलते भारत के लोगों को अब यॉर्कशायर के झुग्गी झोपड़ियों वाले शिक्षा लेनी थी। मैदान में युद्ध के बजाय किसी को क्लासरूम में हताश कर देना कहीं अच्छा था। लूट से गुजर चुका समाज परंपरागत पाठशालाओं को दान कहाँ से देता। एक एक करके पाठशालाएं और गुरुकुल बंद होने लगी। शिक्षा के बिना आबादी अब केवल अनपढ़ मजदूर और किसानों का समूह बनकर रह गया। हमें व्हाइट मैन्स बर्डन बुलाया जाने लगा। अंग्रेज मिशनरी बच्चों का घर से ले जाते हैं और उन्हें कॉन्वेंटों में रखकर अंग्रेजी तौर तरीके सिखाते हैं। जब ऐसी पढ़ाई करके वो कॉन्वेंटों से निकलते हैं तो उन्हें अपने ही माँ बाप और समाज नबी लगता और चालाक मिशनरी अपने सगे पिता की जगह फादर ने ले ली थी। जिस देश को पूरे यूरोप ने लूटा, उसके बच्चे को विश्वास दिलाया गया कि उनकी संस्कृति पिछड़ी है। इस तरह धर्म, जाति, शिक्षा, हर स्तर पर भारत की भोली वाली जनता का एक्टिव डिमोरलाइजेशन हुआ।